नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम कक्षा करने जा रहे हैं यौगिक शब्दों के चार भेदों में से एक संधि को। पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में जाना और आज हम संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संधि एक ऐसा वर्ण विकार है, अर्थात जब हम किसी शब्दों को ना जोड़कर या शब्दों का मेल ना कराकर दो निकटवर्ती शब्दों का परस्पर मेल जब हम कराते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और लगभग सभी एग्जामों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संधि आप पीएससी का पेपर दें, यूपीएससी का दें, हिंदी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं, क्वालिफाइंग हो, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, वनडे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एमपीएसआई में अब तो 10 नंबर की हिंदी रह गई है, या जेल पहरी दें, पटवारी दें, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर मुख्य परीक्षा को लेकर एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है ही, पेपर नंबर 5 के लिए। अर्थ और परिभाषा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो संधि से तात्पर्य है जोड़ से, मेल से, अर्थात जब आप वर्णों का जोड़ करते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण का, इन दोनों का मेल जोड़ आप कराते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यदि मैं अर्थ की बात करूं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? संधि का अर्थ है दो वर्णों, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, के बीच मेल या जोड़, जिससे एक नवीन या नया शब्द बनता है या उसका निर्माण होता है। परिभाषा, दो निकटवर्ती लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वर्ण का मेल है ना, यदि अगर मैं कहूँ कोई शब्द लिख दिया राम, कोई शब्द लिखा है राम, ठीक है, और एक शब्द लिखा है आलय, तो अब आप इस शब्द का मेल इससे नहीं कराएंगे, या इस शब्द का मेल इससे नहीं, या इसका इससे मेल नहीं होगा। निकटवर्ती मतलब ये दो शब्द हैं, इसके सबसे नजदीक कौन सा है? ये वाला है। तो दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर अर्थात आपस में मेल कराते हैं, उसी विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे शम धन तोष लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया? माँ। फिर क्या लिखा है? ता आधा है, इन दोनों का मेल हुआ तो क्या बना लिया आपने? संतोष। देव धन इंद्र, तो वाह में क्या छुपा हुआ है? आ, और ये क्या है? ई है, इन दोनों का मेल हुआ और दोनों से मिलकर शब्द क्या बन गया? देवेंद्र। भानु में ऊ छुपा हुआ है, उदय में ऊ है, इन दोनों का परस्पर मेल हुआ तो क्या बना लिया? बड़ा ऊ, तो भानुदय। ऐसे अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है या उसके मेल से जो नवीन शब्द बनता है, नया शब्द का आप निर्माण करते हो, ऐसे ही शब्द संधि शब्द कहलाते हैं। यह बड़ा आसान है। ठीक, अब विच्छेद किसे कहते हैं? यदि आपने एक शब्द संधि से निर्मित शब्द बनाए हैं, संतोष, देवेंद्र, भानुदय, यदि इनके पुनः हम खंड कर देते हैं और उनके मूल स्वरूप को पुनः हम लिख देते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहला जाती है? संधि विच्छेद कहला जाती है। परिभाषिक रूप में हम कहेंगे संधि शब्दों को पुनः मूल अवस्था में लाने की क्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। बड़े आसान तरीके से आप लिख सकते हो उसे। आगे बढ़े। अब यदि मैं भेद की बात करूं तो हमारे पास में कुल 3 भेद हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसकी परिभाषा लिखी है। एक स्वर वर्ण है, दूसरा स्वर, अर्थात किसी शब्द, कोई भी शब्द आ रहा है और कोई दूसरा शब्द है, एक प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह कैसा हो जाए? स्वर वर्ण हो। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण हो वह भी क्या हो? स्वर। ऐसे वर्ण विकार को, ऐसे मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरी स्थिति में यदि कोई शब्द है फिर कोई दूसरा शब्द है, तो इसका जो अंतिम वर्ण है और इसका जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों वर्णों में से कोई एक क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। कोई भी एक क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। क्योंकि कुछ संधियां ऐसी हैं जिस पूर्व पद में स्वर आ जाता है, बाद में व्यंजन आ जाता है, पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है। पर हम ऐसा याद रख लें कि दोनों वर्णों में से, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण,
इन दोनों वर्णों में से कोई एक व्यंजन हो और ऐसे वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक, फिर अगला क्या है? विसर्ग संधि की बात करें तो पुनः कोई शब्द है, इस शब्द के बाद यहाँ पर प्रथम शब्द का क्या है? अंतिम एक वर्ण है, फिर यहाँ लगा है विसर्ग, फिर क्या आया? दूसरा शब्द आया और शब्द का पहला क्या है? कोई ना कोई वर्ण है। तो इन दो वर्णों के बीच में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। आप मेल कराते हो इन दो वर्णों का और विकार होता है किसमें? विसर्ग में। तो ऐसे संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। अर्थात दो वर्णों के बीच में जब विसर्ग आता है और दोनों के मेल कराने के दौरान विकार विसर्ग में होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ऐसी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। सबसे समास से बहुत आसान है संधि को समझना, एक एक कर हम समझेंगे। पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको तुक्का मारना सिखाऊंगा। क्या? तुक्का। कैसे तुक्का? सबसे पहले स्वर संधि के आ जाते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं, फिर इसके भेद पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कठिन प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं कि आपको एक शब्द दे देगा, पेपर में देखिएगा, मेंस के पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 शब्द दे दिए, एक शब्द दे दिया, 2 शब्द दिए गए शब्द में संधि पहचान कर उसकी परिभाषा लिखी। तो अब हम संधि पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। परिभाषा तो हमने रट ली, 2-4 उदाहरण भी रट लिए, पर रटने से नहीं, आपको समझने से होगा। सबसे पहले आ जाते हैं परिभाषा, है ना? क्या होगी स्वर संधि की? दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के परस्पर मेल से। अब मैंने क्या लिखा है? दो निकटवर्ती। कैसे वर्ण? स्वर। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह विकार, है ना, ऐसा विकार स्वर संधि कहलाता है। जैसे ये एक शब्द है निशा, क्या लिखा है? प्रथम शब्द निशा लिखा है, ये निशा शब्द लिखा है, दूसरा शब्द लिखा है अंत। ठीक है, तो निशा में क्या छुपा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। इसका मेल आपने किससे कराया? आ से। अब देखिए यहां पर आ भी मिला है, आप बिंदी ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी और वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने चंद्र बिंदी और बिंदी के बारे में आपको बताया था। पंचमाक्षर अनुस्वार के भांति काम करता है यदि वह क्या कर रहा है? स्पर्श व्यंजन में से अगर अनुस्वार के बाद में कोई भी वर्ण लिखा है, यदि वह स्पर्श व्यंजन में से एक है, तो जो भी वर्ण वहां पर लिखा है उस वर्ग का वह पंचमाक्षर होगा। अर्थात ये अंत लिखा है, अंत का मतलब ये है कि आ है, आधा ना है और ता है। तो आप कुछ मत करिए, आप एक काम करें, सबसे पहले आपने निकाला निशा, तो निशा से आपने क्या निकाल लिया? आ निकाल दिया, तो मैंने लिख दिया नामे छुट्टी की। ठीक है, अब इन दोनों के मेल से क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। तो आ और आ, ये बिंदी भी मैंने निकाल दी। ठीक है, यहां मैंने लिखा धन और यहां पर जो भी विकार होगा वो यहां पे आएगा और यहां बचा क्या? आधा ना और ता, तो मैंने लिखा आधा ना और ता। ठीक, ये कुल पहले शब्द से नी बचा और अंतिम शब्द से हमारे पास में आधा ना और ता बचा। हमने यहां से भी आ निकाल लिया, यहां से भी आ निकाल लिया। अभी हम नियम नहीं पढ़ रहे हैं, इन दोनों के विकार से बड़ा आ बनता है, इतना समझ लीजिए। ठीक, तो बड़ा आ बना, तो बड़ा आ कहां बना? इन दोनों के बीच में, तो मैंने यहां लिख दिया बड़ा आ। ठीक है, अब इनको जोड़ दें, आ किस पे जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें नामे छुट्टी की लिखी, तो नाम मैंने क्या लिखा? नी। ठीक है, सॉरी यहां पर निश बचा, सॉरी गलती हो गई, देख लेते हैं। आ निकाला तो आपके पास में नामे छुट्टी की और आधा सा बचा। ठीक है, तो मैं सा के नीचे हल लगा देता हूं, हल लग गया मतलब स्वर विहीन है। तो अब ये आ किस में जुड़ जाएगा? सा में, तो मैंने नामे छुट्टी की लिखी, सा में क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया, तो सा में आ की लिखा, फिर आधा ना और ता। निशांत आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या पंचमाक्षर को आप स्पर्श व्यंजन के साथ में लिखा हुआ है इसलिए हम उसे क्या लिख सकते हैं? निशांत ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात ये दोनों स्वर वर्ण थे और इनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब हमारे पास में कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, ठीक है, यण और अयादि, 5 प्रकार की स्वर संधि है। तो सबसे पहले तो मैं आपको तुक्का मारना सिखाऊंगा कि आप पहले पहचाने, शब्द देखते साथ ही आपको पहचानना होगा कि यह स्वर संधि का कौन सा भेद है। पहली चीज स्वर संधि है या नहीं है, दूसरी चीज यह स्वर संधि है तो कौन सा भेद है।
ठीक है, तो हम यहां से चालू करेंगे तुक्का, और ये तुक्का आपका काम करेगा 78%। कितने? 78%। ठीक, अब बचे आपके कितने? 22%। 22% तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप इसके नियम पढ़ लोगे। मतलब आपने लगभग 78% जंग आप यहीं जीत जाओगे। ठीक है, यहां पे भी क्लैश होगा, इसलिए क्या लिखा है? 22% लिखा है। अब समझिए, यहां पर मैंने दीर्घ, स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि इनके बारे में समझा है। तो सबसे पहले दीर्घ का मतलब क्या होता है? वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने दीर्घ के बारे में आपको समझाया था। किसके बारे में? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो मूल दीर्घ के बारे में पढ़े थे हमने, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मैंने लिख दिया। कहने का तात्पर्य है, जब आपको किसी शब्द में आ की मात्रा बड़ी दिख जाए, या आपको शब्द में बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ दिख जाए, आपको तुक्का मारना है। क्या मारना है? तुक्का, कि भाई क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। अभी जो आपके 22% बच रहे हैं वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। पहले आप इतना पढ़ लो जितना मैं बोल रहा हूं, कि आपने देखा किसी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसको आप तुक्का क्या मान लें कि भाई क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखो, इस पूरे शब्द में ये बड़ा आ है, वाह में आ की लगा है ना। और संधि पढ़ने से पहले आप जाइए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वर्णमाला अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके संधि से एक नंबर नहीं कटने वाली। रिकॉर्ड है आज तक, मैंने तुक्का भी लगवाया है, ट्रिक भी बनाई है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, नंबर लाना है। दुनिया में कोई व्यक्ति आके देख नहीं रहा है कि आप एग्जाम हॉलों में बैठ के आप कैसे पेपर लिख रहे हो, या कैसे टिक लगा रहे हो, क्या तुक्का लगा रहे हो, कि जय माता दी कर रहे हो। जीतना है, ये दुनिया में केवल और केवल लड़ाई है वर्चस्व की। अभी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, योग्यता है, पावर है, पोजीशन है, मजबूत हाथ हर कोई व्यक्ति पकड़ना चाहता है, कमजोर के हाथ में कोई अपना हाथ नहीं देता। याद रखिएगा, आप एक बार 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला है। हमें नहीं पता कि ये हमारा आखिरी जन्म है कि पहला जन्म है, और दूसरा जन्म किस लिए भला, जब हमें कुछ याद ही नहीं है। तो यही जो कुछ है यही करना है, स्वर्ग और नरक यही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जाके एक बार वर्णमाला पढ़ लीजिए। एग्जाम आने वाले हैं, एसआई का एग्जाम भी आने वाला है। 10 नंबर की हिंदी हो तो 10 नंबर क्या, एक एक नंबर सिलेक्शन होता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने कहा आपको बड़ा भाव मिल गया, यहाँ पे बड़ा या मिल गया, यहाँ पर बड़ी ई मिल गई, यहाँ पर बड़ी ई। अब बोलोगे बड़ा आ भी मिल गया, ठीक है भाई, मिल गया ना, है तो ही। बड़ा ऊ मिल गया, यहाँ बड़ा ऊ मिल गया। ठीक, तो जब किसी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखे तो तुक्का क्या मारना है कि भाई दीर्घ संधि है। तुक्का, इसलिए मैंने बोला ना तुक्का। ठीक, चलिए अगला है गुण। तो गुण में क्या करेंगे? हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा एक आध तो अच्छे गुण हो जाए, एक गुण तो अच्छे हो जाए। तो एक मात्रा, अब याद करिए वर्णमाला पढ़ाते समय एक डंडी कैसे दिखती थी? जैसे ए की मात्रा, जैसे ओ की मात्रा, या फिर रा की रेफ। सिरो रेखा पे ऐसी 3 रेखाएं, रेखा के ऊपर 3 ही मात्राएं ऐसी लगाई जाती हैं जो एक की तरह होती है, और एक रा की रेफ, याद रखें। अब देखें, कहने का मतलब है या तो किसी शब्द में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, या तो आधा रा हो। अब रा के नियम भी मैंने पढ़ाए हैं कि रा यदि आधा है तो पीछे वाले के सर पे बैठ जाता है ना। इसलिए मैंने वर्णमाला पढ़ाते समय बोला था कि अच्छे से पढ़ लीजिए, संधि पूरी इसके ऊपर निर्भर करेगी, स्वर संधि हो चाहे व्यंजन संधि। और आगे चल के आपको छंद भी पढ़ना है और अनुप्रास अलंकार भी पढ़ना है, वो भी इसी के ऊपर निर्भर है। तो हमने आया कि हमने देखा है कि इसकी मात्रा कैसी होती है, एक, इसकी एक डंडी, इसकी रा की रेफ। इस तरीके से आपको मात्राएं याद रखनी है। तो गुण कितने होने चाहिए? एक। तो आप देखो देवेंद्र में, अब ये ए मानो चाहिए, उससे अभी मतलब नहीं है। देवेंद्र एक डंडी, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, और ये रा ऋषि की, ये ऋषि की, सॉरी रा की रेफ मिल गई। तो तुक्का किसने मार दिया कि यह कौन सा है? गुण स्वर संधि। कई ऐसे शब्द होंगे जिसमें बड़ा भी होगा, ए की मात्रा भी होगी, ओ की मात्रा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है 78%।
है ना। कब क्लियर होगा? जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वृद्धि, अब वृद्धि को कैसे याद रखें? तो वृद्धि को ऐसे याद रखो, एक गुण तो आपने अच्छा कर लिया, घर वाले हैं, कहते हैं ना हाथ दो तो गर्दन तक पहुंचने में समय नहीं लगता। एक गुण अच्छे आपने ठीक ठाक कर लिए जैसे तैसे। अब बोले बेटा एक कर लिया है तो एक आध की और वृद्धि कर लीजिए। तो वृद्धि मतलब डबल मात्रा, या तो आई की मात्रा या तो फिर औ की मात्रा। तो याद रखेंगे, या तो आय आएगा या तो क्या जाएगा, औ आ जाएगा। ये दो चीजें आपको देख। और इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसे ऐसे। ये देखो, का में ऐ की, दा में ऐ की, ता में ऐ की, ला में औ की, मा में औ की। तो तुक्का किसको मारना है? वृद्धि को मारना है। बड़ा आसान है, बार बार आप देख लो, याद कर लो। इसको याद करने की चीज भी नहीं है। हमने कहा दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा हो। फिर गुण, गुण मतलब एक गुण अच्छे होने चाहिए तो एक मात्रा। वृद्धि मतलब एक में वृद्धि करो तो दो मात्रा। अब आता है यण। ध्यान से देखो इस यण को, और यहां देखो अयादि को। इन दोनों शब्द में, यण और अयादि में या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? या। यहां लिखा है या के पहले आ नहीं है तो शुरुआत आ से ही होती है। अर्थात जब आपको तीन शब्द मिले, तीन वर्ण मिलेंगे, एक मिलेगा या, एक मिलेगा वा और एक मिलेगा रा, और इनके पहले क्या मिलेंगे? आधे अक्षर। आधे अक्षर, या मैं कहूं स्वरविहीन वर्ण। तो आधे अक्षर यदि या के पहले, वा के पहले और रा के पहले क्या मिल जाए? आधे अक्षर मिल जाए तो समझ लेना यण संधि है। और दूसरी चीज, या के पहले यदि आ मिले, और आ दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा आ होता और एक बड़ा आ। यदि या के पहले कभी भी, या के जस्ट पहले आपको कभी भी छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए, कहने का मतलब क्या है? एक या है इसके पहले और एक वा है। दो याद रखना, यहां तीन या वा रा, यहां पर या और वा है। इनके पहले क्या मिले, क्या मिल जाए? या तो छोटा या तो बड़ा। मतलब ये या है, या के पहले चा लिखा हुआ है तो इसमें छोटा आ है क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती। यहां पर छोटा आ है, यहां पे छोटा, यहां पे बड़ा, यहां पे बड़ा। जब भी या और वा के पहले आपको क्या मिल जाए? छोटा, अगला जो भी या के पहले या वा के पहले कोई भी वर्ण लिखा है उसमें या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। आंख बंद करके आप लगा देना अयादि। और यदि या, वा और रा के पहले आधे अक्षर मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लगा देना? यण। तुक्का है। अब आपको रा का नियम मैंने पढ़ाया था। रा के पहले यदि कोई आधा अक्षर है तो रा रकार में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा है पित्राज्ञा, तो ये आधा ता है और पूरा रा है। ये मात्राज्ञा है, मतलब आधा ता और पूरा रा है। ये स्वागत लिखा है तो वा के आगे आधा सा है। ये या लिखा है, आधा ता लिखा है। ये या में आ की लिखा है, फिर क्या लिखा है? आधा ता। यहां पर देखो या के पहले चा में आ की मात्रा, या के पहले ना छोटा, वा के पहले पा छोटा, वा के पहले पा बड़ा, या के पहले ना बड़ा। ये तुक्का है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सबसे पहले तो शब्दों को पहचानना सीख गए। अब कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें एक ही मात्रा ही मिल जाएगी, आधा रा, और भी मिल जाएगा, या रा की रेप मिल जाएगी आधा रा, या फिर रा के आगे आधा अक्षर भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। उसके लिए हमें शब्दों को तोड़कर सीखना पड़ेगा, वो भी बड़ा आसान है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। चलिए आ जाते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा वर्ण विकार जहां पर दीर्घ स्वरों का निर्माण हो जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का निर्माण। लेकिन किस परिस्थिति में, तो आप समझिएगा। हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने देखा था आ, ई, ऊ, बस इतने तक का खेल है ये। और परिवार है, लेकिन हम 6 स्वरों का खेल है दीर्घ संधि में। क्यों? क्योंकि यही सजाती स्वरों का मेल होता है। सजाती स्वर मतलब इन दोनों का आपस में मेल कराना है, ई का, आ का, ई का और ऊ का, इनको आपस में मेल कराना है। तो हम रीजनिंग लगा लेते हैं, आ और आ का मेल हम कैसे कैसे करा सकते हैं। पहली चीज, या तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, या तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ हो सकता है।
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ हो सकता है छोटा, या तो प्रथम और द्वितीय दोनों शब्द के पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का प्रथम दोनों ही बड़े हो सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में बनना क्या है, आ बनना है। उसी प्रकार से ई के साथ है, उसी प्रकार से ऊ के साथ है। अर्थात कहने का मतलब है यदि आ कौमा ई या कौमा ऊ का मेल क्रमशः आ मतलब आ का आ से, ई का ई वाले से और ऊ का ऊ वाले से यदि मेल होता है तो क्रमशः बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ होता है। या मैं दूसरे शब्दों में और कहूं, यदि और दूसरे शब्दों में कहें, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्रमशः मतलब इसका इसी से, क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, आ ई ऊ आए तो दोनों के वर्णों को मिलकर क्रमशः दीर्घ मतलब बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। बड़ा आसान है परिभाषा। अब आते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। समझिए यहां पे ये क्या लिखा है, देव धन आगमन। ठीक, क्या लिखा है, देव धन आगमन। तो सबसे पहले देखो बच्चों की तरह हरकत करेंगे। ये क्या लिखा है, वा में आ है, धन ये क्या है, बड़ा आ गया। इसके मेल से अब हमने अभी सीखा, क्या बोला कि पहला क्या मिल गया हमको, छोटा आ और दूसरा बड़ा। ठीक, तो देव धनागम, तो आ और आ का मेल से बनेगा क्या, बड़ा, मतलब आगे पीछे छोटा या बड़ा बनना तो आ ही है। तो आपने आ और आ का मेल से क्या बना लिया, बड़ा आ बना लिया। ठीक है, अब यहां पर बचा क्या, दा में एक ही बचा और वाह आधा बच गया। अब आप धन इन दोनों के बीच में बनाया तो मैंने लिख दिया बड़ा आ। फिर आगमन में गमन बस बचा, गा मा और ना। तो ये क्या बन जाएगा, आ किस में जुड़ जाएगा, वाह में, क्योंकि वाह स्वर विहीन है तो आ इसमें जुड़ जाएगा, तो वाह में आ किया जाएगा, तो देवागमन क्या बन गया, देवागमन। उसी प्रकार से हमने लिखा सत्य धन आग्रह, तो सत्य में क्या है, आ है, आ का मेल बड़े आ से हुआ तो मैंने बड़ा आ लिख दिया। इन दोनों के मेल से क्या हुआ, बड़ा आ बना। तो यहां क्या बचा, सा आधा ता और आधा या। धन बनाया क्या, आपके बीच में बचा आ। फिर आग्रह में क्या बचा, ग्रह बस बचा। दोनों को जोड़ देंगे तो आ किस में जुड़ जाएगा, या में, तो क्या बन जाएगा, सत्याग्रह। तीसरा क्या है, गज धन आनंद, तो गज में देखो आ छुपा हुआ है, तो आ का मेल ये बड़ा आ है, बड़ा आ से हो गया, बना क्या, बड़ा आ। अब गज में क्या बचा, गा और आधा जा बचा। धन क्या बनाया, बड़ा आ, बचा क्या, ना और ना, तो हमने ना और ना लिखा। अब ये किस में जुड़ जाएगा, जा में, तो क्या बन जाएगा, गजानन। फिर परम धन आनंद, तो परम में मां में क्या है, आ छुपा हुआ है। धन इसका मेल क्या हुआ, बड़े आ से हुआ, इन दोनों के मेल से बना क्या, बड़ा आ। तो अब क्या हो जाएगा, पा रा और मां आधा हो गया क्योंकि स्वर निकाल लिया है। इन दोनों के वर्ण के बीच में जो बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, बड़ा आ। फिर क्या बचा, आनंद में से आ चला गया तो नंद बचा, तो मैंने धन लिखा नंद। जोड़ देंगे तो आ किस में जुड़ जाएगा, मां में, तो क्या बन जाएगा, परमानंद। उसी प्रकार से धर्म धन आत्मा में हम धर्मात्मा बनाते हैं। तो पहला। दूसरा देखते हैं ई संबंधी नियम, कि हमने आ का तो कर लिया, अब ई का मेल किससे कराएंगे, ई से, और बनना क्या है, बड़ी ई ही बननी है। ठीक है, पुनः देखें ये कवि है और ये इंद्र है, तो यहां से क्या बची, छोटी ई है और इसका मेल किससे कराया, छोटी ई से, दोनों के मेल से बनना क्या है, बड़ी ई। अब यहां बचा क्या, का छोटा और वाह आधा। धन बनाया क्या, बड़ी ई। धन ये क्या बचा, आधा ना और द्रा, आधा ना और द्रा, मैंने बिंदी निकाल ली भाई। अब जोड़ देंगे तो ई किस में जुड़ जाएगा, वाह में, तो क्या हो जाएगा, कवि। फिर आधा ना और द्रा जोड़ दिया, मैंने लिख दिया कविंद्र। आपने अपने दिमाग से थोड़ी ना लगाया, आपने एक शब्द भी आपने क्या नहीं लेकर आए, घर से नहीं लेकर आए, सबके सब आपने यहां पे बना दिया। समास में कठिनाई क्यों है, क्योंकि समास में सोचना पड़ता है विभक्ति कौन सी लगानी है। देशभक्त में देश की भक्त होगा
देश का भक्त होगा कि देश के भक्त होंगे, देश के लिए भक्त होगा, ये सोचना पड़ता है हमको। पर संधि में ऐसा नहीं है, संधि में तो उत्तर लिख के देता है। अब यहां लिखा है मुनीन्द्र, हमने पढ़ लिया ई से क्या बनना है, बड़ा, तो यहां पे क्या लिखा है ई, और इसका मेल किससे कराया आपने, छोटी ई से, दोनों छोटी ई है, बनेगी क्या, बड़ी ई, की बात है। तो बचा क्या, मां और ना आधा, क्योंकि ई तो निकाल लिया आपने, बीच में बना क्या, बड़ी ई, धन, फिर क्या बचा, आधा ना और दा, जोड़ देंगे, ई ना में छोड़ जाएगी तो मुनि, आधा ना और दरा, तो क्या बन गया, मुनीन्द्र। उसी प्रकार से रवि धन इंद्र से क्या बन गया, रवींद्र, है ना। अभी धन इष्ट से क्या बन गया, अभीष्ट, ठीक है। मुनि धन इंद्र से मुनीन्द्र, 2 बार लिख गया है। ऊ वाली कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऊ में कैसा है, देखो, परिधन इच्छा, तो ये क्या लिखा है, परिधन इच्छा, तो क्या बन जाएगा, ई मिलकर बड़ी ई बन गई, परीक्षा। बड़ा आसान है, बच्चों जैसे करना। कैसे करोगे, मैंने लिखा पा और आधारा और निकाल लिया क्या, ई, फिर इच्छा लिखा है, फिर बड़ी ई निकाल लिया, बड़ी ई बन गई। अब बड़ी ई बन गई तो यहां से क्या निकल गया, ई, तो पर बचा, बनाया क्या, बड़ी ई, आपने बड़ी ई लिख दिया, फिर क्या बचा, छा में आकी। अब इसमें क्या लिखोगे, बड़ी की मात्रा, तो रा में मैंने क्या लगा दी, अगर मैं जोड़ूंगा तो पा रा में बड़ी की और छा में, क्या बन गया, परीक्षा। ऐसे जब आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे रूप में करोगे तो आपको चीजें बन जाएगी। उसी प्रकार से ऊ के कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसे, यदि ऊ का मेल ऊ से हो तो मैंने लिखा भानु धन उदय, ठीक। पुनः आपको क्या मिल गया यहां पर, बड़ा ऊ, धन छोटा ऊ, बनना क्या है, बड़ा ऊ। अब यहां बचा क्या, भा में आकी और आधा ना, भान। धन इन दोनों के बीच में बनाया है तो क्या लिख दूंगा यहां पे, बड़ा ऊ जो बनाया है आपने। फिर यहां पर क्या बचा, ऊ तो चला गया, बचा क्या, दय, तो मैंने लिख दिया दय। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊ ना में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भानुदय। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे किसको, आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे गुण संधि को, वृद्धि को और अयादि और यण संधि को। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको जाना है, आज अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पुनः वर्णमाला पढ़ लें। वर्णमाला पढ़ने के बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस है जो मैं आपको करा दूंगा कि संधि को किस तरीके से तोड़ा जाए, फिर जोड़ा जाए। तोड़ने और जोड़ने में दोनों में अंतर होता है, तो मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा और जोड़ना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।